तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो हमने कल बताया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी होती है, माइनस पी डॉट ई माइनस पीई कॉस थीटा होती है बेटा। कैसे, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, और इसमें डाइपो ये वेक्टर पी है और एंगल कितना है थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसमें जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये यहाँ पे फिर से लौट के आया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल मोमेंट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस 0, थीटा कितना है इसका 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस पीई। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पीई होती है। सही है, और थोड़ा सा इधर भी लिख लेना, दोबारा लिख लो कोई बात नहीं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चित्र बनेगा, इस तरीके से चित्र बनेगा, ये रहा। ठीक है, और ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा वेक्टर पी, थीटा हो जाएगा 180। यहां पे लिख लेना, cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1। तो स्टेबल अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 180, तो माइनस पीई -1, cos 180 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा प्लस पीई, ये है। उसके नेट में प्रॉब्लम होगी फिर। कॉपी करो इसे, फिर हम आगे पढ़ाते हैं ना। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ के, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने पढ़ा दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी, साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा दी मैंने, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा दी। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स।
है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रॉपर्टी। लिखो, देखो कंडक्टर क्या होते हैं, बता सकते हो बेटा? कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर क्या होता है ना? रिमझिम बताओ बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर क्या होता है, बताओ। सर कंडक्टर वो होते हैं जो मतलब जैसे हीट होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनको जो कंडक्ट करते हैं लाइक अपने अंदर लेते हैं, वो कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। हाँ जी सर। हाँ, और पूर्वी ये बताओ एग्जाम्पल दो कंडक्टर का, कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल। ओके सर। फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हो गए मेटल। हाँ वेरी गुड, कंडक्टर मेटल। इंसुलेटर हो गए कुछ भी, वुड हो गया। हाँ, ये पेन से है ना, पेन हो गया, प्लास्टिक। तो मेटल में भी, मेटल हम जानते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम है ना, ये मेटल्स हैं, तो ये कंडक्टर हैं। तो हम इन्हीं कंडक्टर की बात करने जा रहे हैं, है ना। हम यह डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर रहे हैं कि कंडक्टर और मेटल होते क्या हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। आप रफ में लिख सकते हो कि व्हाट इज कंडक्टर, रफ में लिख लो, है ना। जैसे तो आपने एग्जांपल दे दिया, आपने रफली थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में बोला, लेकिन जो एक्चुअली यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंडक्टर, है ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर हैज number of free electrons, large number of free electrons। कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, जब तो उसमें कंडक्शन नहीं होता है इंसुलेटर्स में। आई बात समझ में? ये है हाँ। और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये कोई नहीं है, वेरी लेस कहोगे ज्यादा बेटर रहेगा, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर होते हैं। तो ये रफ है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में लिखते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कंडक्टर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक inside a conductor no electric field, no electrostatic। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, no electrostatic field, no electrostatic field exist, no electrostatic field exist। सही है। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, ऐसे करके आई बात समझ में, ये कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, जैसे मान लिया आपने, देखो यहां पे खूब सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चार्ज होते हैं। आ गई बात समझ में? ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस।
जब आप इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, ऐसे करके, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, यूं ऐसे रख दोगे, मान लिया आपने इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, है ना। चलो ये चित्र मत बनाओ, ये गंदा चित्र है, अच्छा सा बनाते हैं थोड़ा। जैसे मान लिया ये मेटल है, सही है, ये मेटल है, और इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। और यदि आपने इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया ऐसे करके, है ना, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल एडजस्ट देमसेल्फ इन सच ए वे, कैसे कि ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज तो यहां पर आ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस चार्ज उधर चले जाएंगे ऐसे करके। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है ऐसे करके, है ना, कि नेट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखते रहना, अभी इसे हम बाद में ही बताएंगे। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दीज इलेक्ट्रॉन एडजस्ट देमसेल्फ इन ए सच ए वे कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में होती है, और नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो आप ये लिख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है, बाद में समझाएंगे पोलराइजेशन में, है ना, कि इस तरीके से यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इसके अंदर घुस नहीं पाती, एंटर नहीं कर पाती, इधर से निकलेगी और इधर चली जाएगी, ये भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा जीरो होगी। पहले चित्र बना लो, मैं लिखा देता हूं। Free electrons adjust themselves in such a way that net electric field is zero inside the conductor. ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। कर लिया भाई कॉपी?
हो गया भाई रिमझिम? सर करो करो, कॉपी करो तो बता देना, है ना। फ्री इलेक्ट, डन। हाँ, क्या मैं दोबारा बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या, कंडक्टर की, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यदि टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मैं बता देता हूं, जैसे जैसे इसमें था, यहां प्लस माइनस चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाई, है ना, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, प्लस इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, प्लस इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, प्लस इधर, ये एडजस्ट करेंगे अपने आप को ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, और अंदर खुद एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी और अपोजिट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती, पहली प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ, electrostatic field at the surface of charge conductor, charge conductor must be normal, must be normal to the surface, normal to the surface at every point। लिख लो, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। कहने का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया कोई कंडक्टर है ऐसे, है ना, और इस कंडक्टर पे मान लिया चार्ज आ गया, और चार्ज जो होता है हमेशा, चार्ज जो होता है हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे होता है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती। तो ये जो चार्ज होगा ये इस तरीके से होगा। मान लिया कोई कंडक्टर है और कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कैसा कंडक्टर है ये, चार्ज कंडक्टर, मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट ए पॉइंट। यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, क्या ये सरफेस के 90 डिग्री पे होगी, आई बात समझ में। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, इस सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, 90 डिग्री पे होगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लिया ये सरफेस है और यहां पे क्या है, चार्ज है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए 30 डिग्री एंगल पे, ऐसे कभी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट, सरफेस के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, कंडक्टर्स में।
ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द, हाँ 90 डिग्री पे होगी। हाँ, मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूं, है ना। जैसे कि यदि आपसे पूछे, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है एग्जांपल, है ना। मान लिया ये चार्ज है ऐसे, सही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे निकल रही है ना, ये 1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे निकल रही है 2। विच इज करेक्ट ऑप्शन, विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज करेक्ट, हाँ, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा है, सेकंड, क्योंकि ये क्या, वो सॉरी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वन, हाँ फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है के बाद दूसरा, ये तो क्वेश्चन आया नहीं है, क्वेश्चन कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। ये कंडक्टर है, आई बात समझ में, देखो कंडक्टर कैसे है। ये मान लिया कंडक्टर है, ये ऐसे, तो जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई और ऐसे चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई और ऐसे चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, ऐसे चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना। और ये क्या है, कंडक्टर। और एक ऑप्शन में जो था वो कैसे था, ये कंडक्टर है ऐसे, मैं इधर बना देता हूं दूसरा ऑप्शन ऐसे करके इधर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मान लिया, एग्जाम्पल 2 लिख देते हैं। एक तो ये ऑप्शन है फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन ये है, देखो सेकंड ऑप्शन में कैसे था, ये मान ले गोला है, तो ऐसे और ऐसे, ये इसमें एंटर कर रही थी और इसमें बाहर निकल रही थी, और ये आकर के यहां ऐसे एंटर हो रही थी 90 डिग्री पे, ये ऐसे करके ये ऐसे एंटर हो रही थी 90 डिग्री पे, ये ऐसे करके ऐसे एंटर हो रही थी 90 डिग्री पे, ये ऐसे करके ऐसे एंटर हो रही थी 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उधर ये कैसे निकल रही थी, ऐसे करके यूं निकल रही थी 90 डिग्री से, और ऐसे करके यूं 90 डिग्री से निकल रही थी, और ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री से निकल रही थी, है ना। ये था, तो कौन सा कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन सही है, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, है ना, क्योंकि ये, हाँ ये वाला गलत है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। कैसे देखो, नॉर्मल तो कैसे होता, ऐसे होता, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में, और ये नीट में और आईआईटी मेंस में भी पूछा गया है कॉन्फ़िगरेशन कि विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दूसरे तरीके से भी दे सकता है आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलरली एंटर करेगी या परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी, वो कोई एंगल नहीं बनाएगी ऐसे करके, जैसे 30 डिग्री है मान लिया, सही है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज राइट ऑप्शन। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, और ये एग्जांपल भी लिख लिए, सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। अब हम लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ना, लिख लो, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज inside the conductor in electrostatics if some charge
is given to the conductor, it will appear, it will come to the surface of conductor. आई बात समझे? पहले लिख लो, there is no charge inside the conductor in electrostatics. If some charge is given to the conductor, it will come to the surface of the conductor. कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं बता देता हूं अभी। इसका मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो कि अगर जो कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी चार्ज इसके अंदर हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर जो मान लिया आपने इसे चार्ज दे भी दिया, आपने इसे चार्ज दे भी दिया, तो वो चार्ज क्या होगा? इट विल कम टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और ये जो चार्ज है ये कहां पर अपीयर हो जाएगा? सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? और फिर से क्या होगा? अंदर इनसाइड जो होगा चार्ज वो कितना होगा? जीरो होगा। थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, Q इनसाइड कितना होगा? जीरो। सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? उसकी सरफेस पे आ जाएगा, है ना? दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। कॉपी कर लो। ठीक है, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रह सकता। यदि आपने अपनी तरफ से इसे कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये इसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of conductor and has same value on its surface। लिख लो, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं अभी। अरे वो कहां गई? क्या नाम है इसका? छोड़ दिया उसने। नहीं, छोड़ नहीं देते हैं, ये इनके नेटवर्क ही नहीं आते हैं। पता है वो भी बच्ची लगी पड़ी है, उसके भी नेट नहीं आ रहा है। क्या नाम है उसका? सुगंध का और तरीके का मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये है। चलो, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सही है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये है कंडक्टर, तो इसका जो पोटेंशियल यहां पर है V1 है मान लेते हैं, यहां V2 है, यहां V3 है, तो ये सब पोटेंशियल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वो V ही होगा, है ना? V ही होता है।
हर एक पे। और इसकी सरफेस पे यदि मैं V4 मान लू यहाँ पे, तो V4 की वैल्यू भी कितनी होगी, वो ही होगी जो कि इस कंडक्टर में है। हम तो इसे ऐसे पढ़ाते हैं कि एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। क्या भाई, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड पे देखो जैसे कि मान लिया आपने वो जो बिजली का वो होते हैं ना प्लग लगाने का 220 वोल्ट आता है, आप उसमें कोई सा भी तार लगा दो, जैसे कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया 220 पोटेंशियल से, और उस वायर को कहीं भी ले जाओ आप, तो जब भी आप छुओगे तो आपको करंट लगेगा, 220 वोल्ट का झटका लगेगा, है ना। तो एक ही कंडक्टर हो जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि कंडक्टर गोल गोल हो, कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है। कंडक्टर कैसे, मान लीजिए ये कंडक्टर है लोहे का, या वायर है, तो वायर भी क्या है, कंडक्टर ही है। यहां पे यदि 220 वोल्ट है, आपने यहां पे स्विच में लगा दिया ऐसे करके, इसमें कनेक्ट कर दिया स्विच में, तो यहां पर भी 220 वोल्ट रहेगा, इधर भी 220 वोल्ट रहेगा, इस पर भी 220 वोल्ट रहेगा। एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, है ना, सरफेस पे भी वही पोटेंशियल और उसके अंदर भी यही पोटेंशियल। तो ये मतलब है इसका। लिखो अभी। फिर हो गया भाई, लिख लिया सोनी? यस सर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of the conductor, electric field at the surface of a charge conductor is sigma upon epsilon naught, है ना। बोर्ड पे देखो, व्हाट इज सिग्मा, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये कोई कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, और यहां पर चार्ज कैसा है, सरफेस पर जब चार्ज होता है तो ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता है क्या बेटा सिग्मा के बारे में? नहीं पता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था हमने, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर में, है ना। जैसे कंडक्टर होता है तो इसकी जो सरफेस होती है, उस सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम कंसीडर करते हैं। अगर जो मान लिया एक चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि एक चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे लैम्डा कूलम पर मीटर, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर करेंगे। अगर जो चार्ज सरफेस पर होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर जो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसे रोहो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रोहो कूलम पर मीटर क्यूब। सिग्मा क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी जब चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी जब चार्ज सरफेस पे होता है, और ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब चार्ज वॉल्यूम पे वॉल्यूम पे कैसे? मान लिया इसके अंदर क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो सरफेस पे चार्ज है तो क्या काम में आएगा अपने? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी अवे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि इसकी कितनी है? सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। लेकिन सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो हमें इन वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
है ना, इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर की ओर यदि मैं वेक्टर एन कैप ले लूं, एन कैप मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है एन कैप, तो बस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दूंगा, बस इतना ही अंतर है ना। यही यूनिट वेक्टर, व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर along the normal. What is n cap? N cap is unit vector along the normal. क्लियर है क्या बात, ऐसे है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। उसे वेक्टर फॉर्म में लिखने पे के लिए हमें एन कैप से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, तो ये है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है, उस प्रॉपर्टी को हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, ये बात है। तो इसमें 5 प्रॉपर्टी हैं। अब आप एनसीईआरटी खोल के देखो जरा एक बार, किताब खोलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से, है ना। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में 5 प्रॉपर्टी बता दी थी, मैं एक एक करके आपको रिवाइज करा देता हूं पहले, है ना। जो पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी बताओ बेटा, सोनी, पूर्वी की पहली प्रॉपर्टी इनसाइड, हाँ यस सर। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड अ कंडक्टर। हाँ। नंबर नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट। हाँ, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी कंडक्टर के अंदर, ये जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कंडक्टर के बाहर होगी। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। क्लियर है बात? अच्छा, अरे यार, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा बताओ। यस सर। सेकंड सर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा रिमझिम एंड सुगंध की, ये अगर जो कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो होगी नहीं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री पे है, ये यहाँ परपेंडिकुलर, ये ऐसे 90 डिग्री पे होगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं बनाएगी। जैसे मान लिया आप सोचने लगो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ो सोनी। सर थर्ड प्रॉपर्टी थी there is no charge inside the conductor in electrostatic if some charge is given to the conductor it will come to the surface of the conductor। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी होगी जब वहां पे कोई चार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर यहां पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, चार्ज कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर जो आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। सही है बात? इनसाइड कंडक्टर चार्ज क्या रहेगा, जीरो। लिखना मत,
है ना। ये तो आपको मैं इसके नोट्स से भेज दूंगा, ठीक है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ बेटा, फोर्थ Yes, प्रॉपर्टी। sir. Sir, fourth property है electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has the same value on its surface. बोर्ड पे देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, ये कोई कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, तो इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। यानी कि अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब कि यहां पर पोटेंशियल V है तो यहां भी V है तो यहां भी V है। सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, V V V V V होता है। एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल तो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और पोटेंशियल वही होता है जो इसकी सरफेस पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल लिखे या अंदर पोटेंशियल लिखे किसी भी कंडक्टर के, पोटेंशियल सब जगह क्या क्या होगा, सेम ही होगा। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या बात भाई? अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी बताओ, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, electric field at the surface of the charged conductor is sigma upon epsilon naught. वेरी गुड। ये हम गॉस लॉ से प्रूव करेंगे लेकिन बाद में, कि फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो कंडक्टर है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमारा होता है लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चार्ज होता है वो क्या होता है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। Coulomb per meter cube. हाँ, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये कूलम पर मीटर। इसका मतलब होता है 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज। इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रो कूलम चार्ज। ये तो खैर अलग है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन अगर जो मान लिया इसकी सरफेस पे चार्ज है ऐसे, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो इसके पास जो पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर जो वेक्टर में लिखना है तो सिंपल उसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। क्लियर है क्या बात भाई? ये है, तो ये 5 प्रॉपर्टी है इस तरीके से। सर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये एग्जाम्स में आती है तो फिर इनका पूरा डिफाइन करना पड़ता है, सिर्फ इनके नेम लिखने पड़ते हैं? बस मेन लाइन है ना, जो मैंने कॉपी में लिखाया है आपको, थोड़ा मैंने समझाने के लिए भी लिखा दिया था आपको, एक दो एग्जांपल दिए थे, वो एक नंबर के अलग से पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये समझ करके याद रखना है, क्योंकि एज इट इज तो नहीं आएगी कि प्रॉपर्टी राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। आ भी सकती है भाई, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से कोई पॉइंट वो ऑप्शन बना करके देगा आपको। सही है, ये है। ओके सर। हाँ, तो आपको प्रॉपर्टी पता होंगी तो आप ऑप्शन सही कर दोगे, नहीं पता होगी तो नहीं करेंगे, है ना। ये है, बोर्ड पे देखो। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड प्रॉपर्टी है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। देखो बोर्ड पे देखो, अभी मान लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले मैं समझा देता हूं उसके बाद आपको लिखा देंगे। मान लिया ये कोई कंडक्टर है, आपने इसे चार्ज दिया तो चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा, चार्ज इसकी सरफेस पे ही आ जाएगा। सही है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, सरफेस पे आ गया। दूसरी बात, यदि आपने इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया, तो यदि आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इसे क्रॉस ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसपास के रीजन में यहां सब में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ये सिग्नल आते हैं, इस तरीके से जो सिग्नल आ रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। आगे बात समझ में। अब अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लिया कोई भी इक्विपमेंट है या कोई सर्किट है, जैसे यहां पे कोई चार्ज है, इस जगह कोई चार्ज है, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मैग्नेट की, तो इस पे फोर्स तो लगेगा ही, सही, तो प्रभावित करेगी। हमें कुछ ऐसा करना है, क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि वो जो सिग्नल आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस चार्ज को प्रभावित ना कर पाए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे समझ में आती है ना बात। जैसे मोबाइल है भाई, मोबाइल में सिग्नल आते हैं, बात होती है कैसे? टावर से सिग्नल आते हैं, टावर से और मोबाइल तक, हमारे मोबाइल तक जो सिग्नल आते हैं वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आते हैं। क्लियर है क्या बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आते हैं। आ रही है बात समझ में? और अगर जो मान लिया आपके मोबाइल में एंटीना लगा हुआ है, तो वहां पे चार्ज उत्पन्न होता है, तो यदि उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। आगे बात समझे? जैसे ये है, इधर से जाएगी लेकिन इधर से बाहर निकल जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, है ना। कैसे? कि हम एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर के अंदर क्या कर देंगे? कैविटी बना देंगे। कैविटी, कैविटी समझते हो ना? खोखला गोला, लोहे का एक गोला लो और उसके अंदर का मटेरियल निकाल दो, ऐसे, तो कैविटी बन गई। तो मटेरियल हो गया ना यहाँ पे सारे में। बोलो, अब यहाँ पे अपना जो सर्किट है, या अपना फोन है, या अपना सर्किट है, कुछ भी है, जिस भी चीज को आप बचा के रखना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप इसके अंदर रख दो, यहां पे रख दो, तो हो गई शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है परत, शील्डिंग का मतलब है सुरक्षा कवच, किसी चीज का सुरक्षा कवच बनाना। तो ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह क्या करता है? वर्क करता है। यहां पर अगर जो कोई भी इक्विपमेंट रखा है, कोई मोबाइल रखा है, कोई चार्ज रखा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसे प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड की एबिलिटी कंडक्टर को पेनिट्रेट करने की नहीं है, ये कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर जाती। तो इस तरीके से कैविटी जो है किसका वर्क करती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का वर्क करती है।
तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है? Yes, sir. हाँ, यस सर। मैं लिखा देता हूँ इसमें, है ना? यस सर। हाँ, लिखो। लिखो, टू प्रोटेक्ट a charged body from external electric field, कोई चार्ज बॉडी है और उसे प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल फील्ड से। इट इज प्लेस्ड inside the cavity made in conductor as shown in figure below, ऐसे ही बना देंगे हम। और एक कैविटी हो गई, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मटेरियल हो जाएगा ये क्या हो गई? कैविटी हो गई। आगे बात समझ में? अब कॉपी करो इसे। Done. ठीक है बेटा, डन सर। सही है, वेरी गुड। ठीक है, ये है। तो अब इसमें लिखो, यदि हम इस कंडक्टर को कोई चार्ज दे दें, या जैसे चार्ज दे दिया तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा ना आ जाएगा? तो इस कैविटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी प्रोड्यूस नहीं होने पाने की। या तो आप इसे किसी को चार्ज दो या आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, है ना? लिख लो यहां पे whatever the charge is given to the conductor, एक मिनट रुको। देखो बेटा, हेलो, नमस्कार सर। बस सब बढ़िया, आप बताइए सर। हाँ देख, बस
सर ये पढ़ाई जब हम तो पढ़ाई रहे हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा तो है नहीं, तो हाँ नहीं, कुछ लोगों को मैंने जोड़ रखा है, जैसे कि अपने साथ ही पढ़वा रहा हूँ उनसे, वो भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाई रहा हूँ, बस ये बात है। हाँ, जूम 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 पे ही चल रहा है। हाँ, एक मिनट रुको सर, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला हमने जो यहां से छोड़ा था, एक लाइन और लिखा देता हूं। वट एवर द चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, वट एवर द चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, जो भी हम चार्ज देंगे इस कंडक्टर को, दैट विल appear to the surface of the conductor and no electric field inside the conductor, no electric field inside the conductor। ठीक है। No electric field inside the conductor। अरे शोर मत बजाओ। लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। जैसे मैंने इस पे दिखा रखा है आपको, कैपेसिटर, हेडिंग डालो कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? अरे इसे नीचे ले जाओ, रीना इसे नीचे ले जाओ। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? देखो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ ये कैपेसिटर है ना। तो कैपेसिटर में देखोगे जैसे दो प्लेट लगी हुई हैं इसमें, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है अपन ने, है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, एक इधर की साइड एक इधर की साइड। क्लियर है क्या बात? ये होता है कैपेसिटर। लेकिन आपने यदि कैपेसिटर देखा होगा तो इस टाइप से आपने बहुत सारे रेडियो में और इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरीके के एलिमेंट आपने देखे होंगे, है ना। ये लगा हुआ होता है, ये कंडेंसर भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसर भी बोलते हैं। ये वही कंडेंसर है जो आपके फैन के अंदर भी एक गोल गोल कंडेंसर लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है ना, ये फैन के अंदर लगा रहता है इस टाइप से। जब स्टार्टर भी बोलते हैं कभी कभी उसे, मैकेनिक्स, है ना। तो इन्हीं को हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? तो अब हमें इस चैप्टर में कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कैपेसिटर। क्लियर है? तो कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर?
देखो मैं समझा देता हूं, जैसे हमें बोर्ड में जो डेफिनेशन लिख के आनी है कैपेसिटर की, व्हाट इज कैपेसिटर? यदि दो कंडक्टिंग प्लेट्स को, यदि दो कंडक्टर्स को, ये कंडक्टर 1 हो जाएगा, दिस इज कंडक्टर 1, और एक दूसरा कंडक्टर ये हो जाएगा कंडक्टर 2। यदि इन कंडक्टर को आप पास पास रख दो कुछ डिस्टेंस पर, तो ये दो कंडक्टर ही क्या कहलाते हैं? कैपेसिटर कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इफ टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, द सिस्टम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, है ना? यही है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, लिखो, इफ टू कंडक्टर्स, इफ, लिख लो बेटा, इफ two conductors are placed at some separation, this combination, this system of conductors is called capacitor. This system of conductor is called capacitor. This conductor of, बेटा अपनी साउंड बंद कर लो, है ना हर्ष? हाँ, साउंड बंद कर लो बेटा। This system of conductor is called capacitor. क्लियर है क्या बात? अब हम कैपेसिटर का चित्र भी बना लेंगे। एक कंडक्टर ये हो जाएगा, दिस इज कंडक्टर 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज कंडक्टर 2। क्लियर है क्या बात? ऐसे बना लेंगे। इस सिस्टम को आप एनसीईआरटी भी खोल के रखा करो, है ना? अपन जो है सारा एनसीईआरटी में से ही पढ़ाते हैं। 12th की एनसीईआरटी यदि आप खोलोगे तो आपको मिलेगा। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। ओके, लिखो, देखो ये जो कंडक्टर है इसे हम क्या देंगे? हमेशा कैपेसिटर में दो कंडक्टर होंगे, एक इधर एक इधर। यदि हम इसे चार्ज दे देंगे प्लस क्यू और इसे चार्ज दे देंगे हम माइनस क्यू, ऐसे बना लेंगे। यदि हम इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे और माइनस क्यू चार्ज देंगे तो ये जो चार्ज है इस कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, ऐसे करके बोलो, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इसके बीच में प्लस चार्ज से माइनस चार्ज को लेकर के क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? ये होती है ना? तो आपको बनानी नहीं है, हाँ बनानी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको बाद में बनवाऊंगा, इसमें तो अभी बेसिक डेफिनेशन चल रही है। तो यदि हम इसे जिसे प्लस चार्ज देते हैं उस वाली प्लेट को पॉजिटिव प्लेट देते हैं, और जिसे माइनस क्यू चार्ज देते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज देते हैं। बोर्ड पे देखो, अगर जो आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो चार्ज है ये
प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज कैसे दिया जाएगा बेटा? बैटरी की हेल्प से। जो बैटरी होती है, बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कि यदि इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, यदि आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इधर प्लस से माइनस की ओर इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लिख देते हैं द प्लेट ऐसे लिखेंगे हैश बना करके, द प्लेट टू विच प्लस क्यू चार्ज इज गिवन is called positive plate, and the plate to which minus q charge is given is called negative plate। दो प्लेट होती है इसमें, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ऐसे जिसे प्लस क्यू चार्ज देते हैं उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, जिसे नेगेटिव चार्ज देते हैं उसे नेगेटिव प्लेट कहते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, अब बनाएंगे ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर from positive plate to negative plate। ठीक है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। क्लियर है बात भाई? दूसरा, मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी स्पेस में तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी वहां पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, देयरफॉर इसमें लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस is produced between plates of capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस बोर्ड पे देख लो एक बार कि जब आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल कितना जाएगा? V प्लस। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस। और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस। क्लियर है क्या बात? लेकिन अपन ने एनसीईआरटी में, सुने एक मिनट, इसे V प्लस V माइनस ने लिख रखा है। जैसा एनसीईआरटी में सिंबल यूज किए हुए हैं हम वैसे ही सिंबल यूज करेंगे। इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाता है? V1। और इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाता है? V2। कब?
यदि आप इसे प्लस क्यू चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और इसे माइनस क्यू चार्ज दोगे तो भी इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1, इसका पोटेंशियल हो गया V2। क्लियर है क्या बात? तो दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1 माइनस V2। सही है बात? V1 माइनस V2। कॉपी करो, मैं लिखाता हूं भी। जब लिख लो तो बोल देना बेटा डन सर। सर डन। ओके, देखो हम मान लेंगे कि लेट एज्यूम पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट is V1 and potential of negative plate is V2। क्लियर है क्या बात? हमने मान लिया पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V1 है, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V2 है। क्लियर है बात? अब यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन बना करके, लिखो द चार्ज। देखो ये जो चार्ज है, जैसे जैसे, सुनो मेरी बात, इधर देखो, जैसे जैसे आप इस कंडक्टर को चार्ज दोगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, है ना? तो द चार्ज गिवन, द चार्ज Q is, the charge Q given is directly proportional to potential difference। द चार्ज गिवन, कितना चार्ज दिया Q, तो ये Q दिया चार्ज, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? V1 माइनस V2। द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। ठीक है? अब यदि हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है C। व्हाट इज C? वेयर C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? this constant C is called capacitance। that is C is equal to Q upon V1 minus V2। this constant C is called capacitance।
सही है अभी बात? यस सर। ओके, हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल देंगे? V बोल देंगे, V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर ऐसे लिख देंगे V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, है ना? तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। C बराबर Q अपॉन V। क्लियर है बात? ये है। अब जो C है ना, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। क्या होती है इसकी SI यूनिट? फेरेड होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है SI यूनिट, वो फेरेड होती है। क्लियर है क्या बात? यस सर। वेरी गुड, है ना? दो ये होते हैं फेरेड। इसकी अदर यूनिट भी होती हैं। देखो, फेरेड जो है कैपेसिटेंस की बड़ी यूनिट होती है ना? कैपेसिटेंस की बड़ी यूनिट होती है फेरेड। अदर यूनिट्स जो छोटी यूनिट्स होती हैं, अदर यूनिट्स यार क्या होती है? माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड। ये मैं पहले बता चुका हूं। ऐसे लिख लेते हैं, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड, है ना? तो बता सकते हो 1 माइक्रोफेरेड में कितने फेरेड होंगे? 10 to the power -6। -6। वेरी गुड। पूर्वी बेटा आप बताओ, नैनोफेरेड में कितने फेरेड होंगे? 10 to the power -9 वेरी गुड। और पिकोफेरेड में 10 की पावर -12 फेरेड होते हैं। क्लियर है क्या बात? तो अदर यूनिट्स ऑफ दिस, है ना? साथ में बोर्ड पे देखो, इसका हम सिंबल भी लिख लेते हैं, है ना? जो इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल होता है ना? सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इसे हम अब इतने दो ऐसे गंदे कंडक्टर से थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेंगे। एक कंडक्टर इधर और एक कंडक्टर इधर, और ये होते हैं इसके टर्मिनल। सिंबल ऑफ कैपेसिटर कैसे? ये ना, दो लाइन खींच देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? अगर जो आपको लिखने के लिए आता है कैपेसिटर, तो आपको इतना सब लिखना पड़ेगा, है ना? 3 नंबर में आता है यदि लिखने के लिए, व्हाट इज कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर। वैसे तो 1-2 नंबर में आता है, आप इतना लिखाओगे मोर देन सफिशिएंट, है ना? दूसरी बात, इसकी एक यूनिट और लिख लो आप, यहां पे खुद भी लिख सकते हो आप, कि कैपेसिटेंस है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की बोल्ट। तो फेरेड तो बोलते ही हैं, आप इसे कूलम पर बोल्ट भी बोल सकते हो। कूलम पर बोल्ट भी आप इसे बोल सकते हो, चार्ज की यूनिट को। ठीक है, ये है। मैं इसे साफ कर देता हूं। हाँ, तो Q बराबर CV, है ना? Q इज इक्वल टू C इंटू वी भी आप याद रखेंगे, और C बराबर Q अपॉन V भी याद रखेंगे। क्लियर है क्या बात? ये है। अब इसमें मैं एक नोट लिखा देता हूं, है ना? वो इस थ्योरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसे समझना है। क्या कि देखो, जो कैपेसिटेंस है
कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटेंस का मतलब है किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें, एक मैं आपको चित्र दिखाता हूं इसमें, ये आप इसमें देखोगे कि इसकी कैपेसिटेंस, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बता सकते हो कितनी लिखी हुई है इस पे? 2200 माइक्रोफैरड दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं, यस सर। हाँ 2200 माइक्रोफैरड है। तो यानी कि इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन potential difference and charge, potential difference V लिख देता हूं यहां पे, and charge Q given to capacitor, है ना। it depends upon shape and size of the plates of the capacitor। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखोगे, लिखो मत, अब आप कहोगे सर देखो कि आपने तो कहा था C बराबर Q अपॉन V होता है। कैपेसिटेंस चार्ज पे भी डिपेंड करती है और पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है, और आप बता रहे हो कि ये पोटेंशियल पर भी निर्भर नहीं करती और चार्ज पर भी निर्भर नहीं करती, है ना। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, जितना जितना आप इसे चार्ज दोगे उतना उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। चार्ज और पोटेंशियल का रेशो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट ही तो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। ये तो मैथमेटिकली हो गई, मैं आपको फिजिकली बताता हूं। जैसे कि मान लिया, इसे लिख लेना अभी बाद में, आपके घर पे पानी भरने के लिए टंकी रखी हुई है छत पे, तो जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है उसकी टंकी की, तो क्या वो पानी के अमाउंट पर निर्भर करती है कि आप उसमें कितना पानी डालोगे? नहीं आई बात समझ में? भाई आप उसमें पानी डालो या मत डालो, उसकी जो कैपेसिटी है वो तो उसकी शेप और साइज पे निर्भर करेगी कि वो कितनी बड़ी है कितनी चौड़ी है। आई बात समझ में? इस तरीके से इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, यानी कि एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, इस पे दिए गए चार्ज और इसके पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी बड़ी बड़ी प्लेट से बना है। ज्यादा बड़ी प्लेट बना दी कैपेसिटर की तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? यस सर। यस सर। हाँ। अर्श समझ में आ रहा है बेटा आपको थोड़ा बहुत? नहीं? यस सर। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ भाई अर्श, क्लियर दिखाई दे रहा है? साउंड साफ दिखाई दे रही है? सुनाई? यस सर। हाँ, बोर्ड पे देखो। अभी ये तो नोट लिखना है यहाँ पे, नोट्स, है ना। नोट इसे आप 1 लिख सकते हो, नोट इसे 2 लिख सकते हो, है ना। ये जनरल क्वेश्चन है ऐसे। अब देखो, यदि ये मान लिया कैपेसिटर है, आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया और आपने इसे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ऐसे। मान लिया आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया और इसे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज है ये इसके अंदर वाली प्लेट पे आ जाता है और ये इसकी इस वाली प्लेट पे आ जाता है। क्लियर है क्या बात? जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो ऐसे, है ना। जब आप इसे चार्ज दोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इसके अंदर वाली प्लेट पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके इधर वाली प्लेट पे आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, पॉइंट ये है कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। टोटल चार्ज तो क्या होगा? हमेशा जीरो ही होगा। क्लियर है क्या बात? तो फिर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है ना? टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो
but charge of the capacitor is charge given to positive plate of the capacitor. कहने का मतलब टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पे कितना होगा, 0, क्योंकि जितना प्लस दिया उतना माइनस दिया। लेकिन आपसे पूछे कि कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, आप बताओगे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दिया गया चार्ज ही कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। समझ में आई बात? जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। ठीक है भाई, ये बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। ये तो कैपेसिटर के बारे में डेफिनेशन थी। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर को पास पास रख दें तो दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर। जब एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो चार्ज गिवन होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और यदि हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएं तो जो C होता है, C इज Q अपॉन V1 माइनस V2, और इस C को ही कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और इसको पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। क्लियर है? ये कैपेसिटेंस है। अब हमारे सिलेबस में एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर है जिसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि इसके नाम से ही जग जाहिर है कि ये कैपेसिटर कैसा है बेटा, दो प्लेट हैं और वो पैरेलल हैं और क्या बना रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि एक प्लेट, लोहे की प्लेट इधर रख दो और एक लोहे की प्लेट इधर रख दो, तो ये क्या बन जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। ध्यान से देखो, इधर मान लेते हैं एक प्लेट ये है लोहे की, ऐसे करके ये लोहे की प्लेट है, लोहा या मेटल की प्लेट, कंडक्टर है, और एक ये, बस दोनों को पास पास रख दो जैसे ही रखा हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। क्लियर है क्या बात? ये है। देखो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसे चित्र बनाने की कोशिश करूंगा, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखो यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और 3-4-5 लाइन की जगह छोड़ देंगे और यहां पे चित्र बनाएंगे। कैसे? एक प्लेट तो ऐसे बनाएंगे आप, बड़ी सी, है ना, जैसे वो बनी हुई है, और एक प्लेट आप ऐसे बनाएंगे इधर की साइड, है ना, स्केल से ही बना सकते हो आप, ये और ये। क्लियर है बात?
मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, रुक जाओ एक मिनट। ऐसे बनाओ, ऐसे, ये और ये ऐसे। एक बार मैं बना लेता हूं, फिर आप भी बना लेना। ये क्लियर है बात? ये पैरेलल प्लेट, एक तो प्लेट ये हो जाएगी, है ना, एक तो प्लेट ये हो जाएगी, क्लियर है, और एक दूसरी प्लेट बेटा ये हो जाएगी। ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस हम d मान लेंगे, और इन प्लेट का एरिया कितना मान लेंगे? a मान लेंगे, है ना, ऐसे। और यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे मैं लिखाऊंगा, पहले आप चित्र बना लो 4-5 लाइन छोड़ के, फिर मैं आपको लिखा देता हूं। जब एक चित्र बना लो तो बना देना भाई। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। देखो लिख लो इसमें ए पैरेलल प्लेट, यहां पे लिखेंगे ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consist two large parallel conducting plates of area A and इसी के नीचे लिख लेना, है ना, and separated by small distance d, ऐसे। इसके नीचे लिख लेना जब जगह बन जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे, है ना, स्मॉल डिस्टेंस d। कॉपी करो तेजी से। हाँ देखो, प्लस क्यू, इसके आगे लिखना फुल स्टॉप, चार्जेस ऐसे लिखेंगे, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसे कितना दे देंगे? प्लस क्यू। इसे कितना दे देंगे? माइनस क्यू। ऐसे लिखेंगे, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन टू द पॉजिटिव plate and negative plate respectively. Plus q and minus q are given to positive plate and negative plate respectively. क्लियर है क्या बात? नहीं यहां पे प्लस क्यू चार्ज देंगे,
तो आप बना लेना। देखो इसमें नहीं बना हुआ है, अपन को शीट में कॉपी में बनाना है। ये प्लस 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 इस तरीके से आप सुंदर तरीके से बनाओगे। 4 लेयर में प्लस प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे 4 लेयर में मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। और कुछ सुंदर सुंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना लोगे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अच्छे से बना लेना थोड़ा जो सही दिखे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए, है ना। बनाओ। जब आप इसे चार्ज दे दोगे, है ना, और इसका एरिया ए है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकता है कोई बच्चा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को? सर लैम्डा। अरे कोई तो बताओ फिर। सिग्मा। हाँ, सिग्मा से रिप्रेजेंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या डेफिनेशन होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की? सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नहीं नहीं नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, मैंने बताया था। हाँ, और इसी तरीके, हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज गिवन, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज कितनी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एंड फॉर नेगेटिव प्लेट कितना हो जाएगा? माइनस सिग्मा हो जाएगा और माइनस क्यू अपॉन ए। सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। देखो, एक तो ये चित्र बना लेंगे। अब मैं इसका काम खत्म कर देता हूं, है ना। अब हमें जो चित्र बनाना है वो कहां गया अपना, इस तरीके से बनाना है। क्लियर है क्या बात? ये ऐसे, क्योंकि ये टफ होता है। एनसीईआरटी में ये बना हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में ये बना हुआ है ना। और वो भी उल्टा बना हुआ है, मतलब दूसरे तरीके से बना हुआ है। आप जो मैं बनवा रहा हूं उसे भी बनाओगे तो बिल्कुल सही नंबर आपके आएंगे, है ना। बोर्ड पे देखो कि आप इस तरीके से बनाओगे। ये हो गया प्लेट 1, ये हो जाएगी प्लेट 2, ये पॉजिटिव प्लेट, और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव प्लेट। यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लियर है क्या बात? तो इसके बीच में सेटअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर। तो इसके बीच में जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी प्लस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस सिग्मा। ये बात समझ में आती है क्या? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी हो जाएंगी। बनाओ इस चित्र को। बनाओ बेटा। हेलो, हाँ जी बताइए सर। हाँ, आई एम दीपक सर। यस सर, बताइए।
अच्छा 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 सर, बस सर ठीक है बढ़िया। सर आप मेरे को 10 मिनट में फ़ोन कर लेंगे, 10-15 मिनट में। हाँ 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 सर, हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक्स। हाँ भाई। हाँ जी बेटा, कर लिया भाई कॉपी? हर्ष। यस सर। हाँ, देखो बोर्ड पे देखो, जब यहां पर प्लस सिग्मा आ जाएगा और माइनस सिग्मा आ जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आ जाएगी, है ना? तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हो जाएगी। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एंड, एंड करके लिखेंगे इसके बाद, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन plates of capacitor, electric field between plates of capacitor is equal to sigma upon epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो हो जाती है वो होती है E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। कैसे होगी बोर्ड पे देखो, है ना? मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था ना आपको 6th प्रॉपर्टी या 5th प्रॉपर्टी में, कंडक्टर की 5th प्रॉपर्टी में लिखवाया था ना, यदि सिग्मा, है ना, लिखाया होगा, देखो ध्यान से आप देख लेना, यहाँ पे सिग्मा है यदि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई? बोर्ड पे देखो, इसमें इसका पोटेंशियल कितना है? V1, यहां लिख लेना, है ना? इसका पोटेंशियल कितना है? V1, और इसका पोटेंशियल कितना है? V2। क्लियर है बात? ये है V1 और ये V2। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की? D डिस्टेंस। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? V इज इक्वल टू E इंटू डी से, जो हमारा रिलेशन था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। तो यहां पे हम मोड ले लेंगे और V इज इक्वल टू ई डी भी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लिखवाया था। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, therefore potential difference between plates, between को ऐसे लिखते हैं अपन, between plates of capacitor, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का? V is equal to E into D। What is D? D is the distance। हाँ भाई, ध्यान कर लो, समझ लो। जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और यहां पर V1 और V2 होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? D। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे V1 माइनस V2, ऐसे लिख देंगे इसे, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू डी, और इसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, E इंटू डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? सिग्मा अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अर्श, मिस्टर अर्श खान, समझ में आ रहा है बेटा आपको कुछ? यस सर। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हाँ, तो
तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो हम कैपेसिटेंस निकाल देंगे। Therefore ऐसे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज, अच्छा थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे क्योंकि सिग्मा को हमने लिखा नहीं, लिख लेंगे बाद में। सिग्मा तो Q अपॉन A था ना, एक मिनट बेटा इसे थोड़ा सा और आगे लिखेंगे। जो सिग्मा की वैल्यू थी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी थी? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो आप यहां पर इसे सिग्मा को Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ऐसे E इंटू डी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिख लेना। अरे यार समझ में देखो, V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी था ना ये, तो सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डी, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। से यहां पे कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। अब देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C कितनी लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज Q बाई V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और V की वैल्यू कितनी निकाली है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, Q अपॉन V पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, यहां पे लिख देगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ जाएगा। अब Q से Q उड़ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, A अपॉन D हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्या? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये है। तो अब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको बस मैंने डायग्राम थोड़ा सा अलग बना दिया है ना। एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा इस तरीके से दे रखा था, है ना। मैं दिखा देता हूं आपको, इसमें जो डायग्राम दे रखा है वो एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है, सही है। तो हमने इसे बस ऐसे बना दिया है, सही है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये रहा। यस सर। हाँ, तो कैसे ही बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, है ना। इसके बारे में काफी कुछ रह गया है अभी, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन लिखाएंगे कल को लिखाएंगे, ठीक है। ये है, चलो ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।